हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमारा 1 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। इंग्लिश का है ये, तो 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सीजीएल में आपके सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाने चाहिए, क्योंकि सीजीएल में या पूरा एसएससी में ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे रिपीट होते हैं। रिपीट होने के साथ साथ पैटर्न भी आपका पूरा हो जाता है, तो आप इजीली वहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं और ज़्यादा सही भी कर पाते हैं। तो आपको उसी तरह से इन क्वेश्चंस को लगाना जैसे आप एग्जाम में लगा रहे हैं, यही सोचना है। पहले पॉज करिए, 1.5 में भी आप इसको देख सकते हैं, जितनी भी स्पीड आप मैनेज कर पाए उतने में देख सकते हैं। बट पहले क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से करिए, फिर उसके बाद आंसर मैच करिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2022 का है, 1 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको ये जो पैराग्राफ है बेसिकली पैराजंबल है, तो आपको ABCD इस तरह से लगाना है। तो आप फर्स्ट पढ़ लें पहले। व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस, देखो एक्स्ट्रा वाटर वेपर हो रहा है, दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर मतलब कि कुछ बचा हुआ, तो ये फर्स्ट तो नहीं आएगा, ये तो मुझे पता चल गया कि कुछ बचा हुआ वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन, इट रिजल्ट्स इन हेवियर रेन। ठीक है, तो बेसिकली ये तो समझ आ गया कि ये कहीं के बाद आने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात हो रही है। एंड दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, कोई बचा हुआ एक्स्ट्रा वाटर वेपर, तो ये पहला तो नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका कट गया। ठीक है, अब देखते हैं बाकी का। द एटमोस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि बचाओ एडिशनल, इसके अलावा 4% ऑफ वाटर वेपर जो एटमोस्फेयर है वो स्टोर करता है फॉर एवरी एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। ठीक है, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि किसी के बाद आने वाला है, तो ये भी फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर की बात हो रही है। मोर वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल, ज्यादातर वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है सॉइल, प्लांट्स एंड लेक्स एंड सी एज द एटमोस्फेयर वार्म्स, तो ये भी पहला नहीं हो सकता। लेकिन इतना समझ आ रहा है कि सी के बाद कहीं बी आएगा, क्योंकि मोर वाटर एवेपोरेट हो जाता है सॉइल से, इससे और बाकी बचा हुआ एडिशनल 4% वाटर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो सी के बाद बी है, इतना तो हमें समझ आ गया। ठीक है, और दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर जो है, ये वाला जो एडिशनल एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है इनटू प्रेसिपिटेशन वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये दे रखा है आपका, इसके बाद ये आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे डी कहाँ पे आ गया। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। पहले हमने हैवियर रेनफॉल की बात की, फिर उसके बाद रेनफॉल के बाद हमने बात की कि जो रेनफॉल होती है उसका जो वाटर होता है, ज्यादातर वाटर वो एवेपोरेट हो जाता है सॉइल, प्लांट, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। ठीक है, तो इससे हो जाता है। एंड फिर उसके बाद हमने बात की एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर for every additional 1 degree Fahrenheit for warming, and when this extra water vapor condenses into precipitation it results in heavier rain, की वजह से heavier rain होती है, और if it's cold enough heavier snow हो जाता है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि D फिर C फिर B फिर A, तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, DCBA। अच्छा, आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे C के बाद B आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है ये वाला हो सकता है, यहाँ पे सी के बाद बी, ये तो देखो ये कट गया। ठीक है, दो करने के बाद हमें समझ आ गया था कि थर्ड और फोर्थ पूरी तरह से कट चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में से आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये देखो सी बी उसके बाद डी आ रहा है, तो डी जो है यहाँ पे सी भी हमने देखा था कि सी भी पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोर वाटर एवेपोरेट हो जाता है, तो इसका मतलब सी तो पहला नहीं होगा, पहले इसके बारे में कुछ बताया गया होगा, तो ये वाला ही सही होगा। तो जरूरी नहीं था कि आप पूरा पढ़ें, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ा, और थर्ड जैसे ही पढ़ा वैसे आपको समझ आ गया सी के बाद बी आएगा, और सी के बाद बी आएगा, उसके बाद कहीं ये आएगा, तो इससे ये समझ आ गया कि भाई ये वाला जो है ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप सेकंड पे भी आ जा सकते हैं। ठीक है, और पूरा पढ़ लो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आप इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आप इसको पॉज करिए, फिर करिए, फिर इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देखो डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको बदलना है। सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। देखो हमें पता है कि नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, तो यहाँ नाउ है ये गलत है, यहाँ नाउ है ये गलत है।
तो देन यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अभी तक के लिए हमें पता है फर्स्ट और जो थर्ड है उसमें से कोई सा होगा, ठीक है। सी सेट, सेट के बाद यहाँ पे क्या आता है, दैट आता है, तो यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है, तो ये दोनों में से हो सकता है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेट के पहले ये वाला की चीज है, ये वाला सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी सब्जेक्ट दे रखा है, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। आई एम इन नो मूड टू वर्क, ठीक है। इन नो मूड टू वर्क, इन नो मूड टू वर्क, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वर्ब में कुछ दिक्कत है, वर्ब का ही कुछ गलत और सही करके दे रखा होगा। एम है तो हैज बीन दे रखा है, यहाँ पे वॉज है। अब जो प्रेजेंट में होता है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो एम है तो सी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, तो वॉज वर आना चाहिए था, शी के साथ क्या जाता है, वॉज आता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट, सॉरी, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें से आपको पैसिव सिलेक्ट करना है इस गिवन सेंटेंस में से, ठीक है। मनु विल टेल लेटर, मनु विल टेल हर लेटर, ठीक है, सॉरी, ओके, चलिए जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं, ओके। मनु विल टेल हर लेटर, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो क्या है, ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है और इसका क्या चेंज करना है, आपको पैसिव चेंज करना है, ओके। एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और लगेगा कौन सा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। इतना तो हम सभी को पता है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो शी हो गया, इन सभी में शी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर का तो सभी में चेंज ही नहीं है, तो उसको देखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये जो है विल प्लस वी1, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ये देखना होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो बाय करके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद आपकी आती है बात वर्ब की, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं उनको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना हमें पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे देखिए विल बी टेल, तो ये तो कट गया क्योंकि टेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। विल टेल ये भी कट गया, विल टेल ये भी कट गया, बचा कौन सा, ये वाला। चेक कर लेते हैं क्या सही है या नहीं। तो शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, तो हर का क्या हो जाएगा, शी, मनु का बाय मनु हो जाएगा, नेम तो नेम ही रहेगा, ठीक है। लेटर का तो लेटर ही रहेगा। विल टेल, विल प्लस वी1, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल प्लस वी1, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट जो होता है उसमें भी आपका विल रहेगा, ठीक है, प्लस बी आ जाता है बीच में, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है, विल बी टोल्ड, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म देखनी है, एक्टिव फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, एक्टिव वॉइस में आपको करना है, ये बोल रखा है इन्होंने, तो ठीक है। तो बेसिकली पहले आप देखिए कि हैज द विला, अब यहाँ पे देखिए ये आपका हैज से स्टार्ट हो रहा है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, हम मान के रखते हैं कि इसको द विला हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय देम ऐसा लिखा होगा। बाय देम है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में पहुंच जाएगा, तो देम का क्या होता है, दे होता है। देख लीजिए दे कहाँ कहाँ पे है, यहाँ है, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद विला बाय, यहाँ पे विला जो है वो पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो द विला यहाँ पे भी ठीक है। उसके बाद हैज बीन ऑक्यूपाइड, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, ये किस चीज का पैसिव होता है, आप हैज प्लस वी थ्री का पैसिव देखेंगे तो हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री होता है, ठीक है। परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, इंडेफिनेट का जो है उसमें कॉन्टिन्यूस की लगती है। अभी हम इतना ही समझते हैं, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, तो आपका हैज या है प्लस वी थ्री कुछ आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेंस प्रेजेंट में है तो क्या पास्ट में पहुंच जाएगा, तो नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि पास्ट में पहुंच गया। यहाँ पे ये देखिए ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि ये भी पास्ट में पहुंच गया। डू ये प्रेजेंट में हो गया, ये भी गलत है, तो थर्ड ही ऑप्शन सही लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सही है ये। दे का देम का दे हो जाएगा, ठीक है, द विला का इधर हो जाएगा, ऑक्यूपाइड, ठीक है, हैज बीन ऑक्यूपाइड, तो हैव बीन ऑक्यूपाइड दे के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, हैव लगता है, तो हैव आ जाएगा, हैव प्लस ऑक्यूपाइड,
जब परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर आप करोगे तो वापस परफेक्ट में होगा ना, तो परफेक्ट में क्या लगता है, हैव प्लस V3, हैव प्लस V3, तो दे है, दे क्या है, प्लूरल, तो आपका क्या हो जाएगा दे के साथ, हैव प्लस V3, ठीक है, तो हैव, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में था, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे लगी थी, तो यहाँ पे भी आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे, सिंपल, ठीक है, ओके। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वापस अगर चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस में तो परफेक्ट में करेंगे, ठीक है, परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, तो फिर अगर आपको एक्टिव वॉइस इसका बनाना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वापस परफेक्ट में कर दो, सिंपल, ओके। इस सेंटेंस में आपको करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो देखना है आपको, मतलब बेसिकली जो स्पेलिंग एरर है वो देखना है, इस वर्ड की स्पेलिंग एरर पूछ रखा है, ठीक है, ओके। तो आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको लगाइए आप, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, द erroneous information spread rapidly across the nation and created a stir, ठीक है, तो ये स्पेलिंग जो है ना सही लिखी हुई है, ठीक है, erroneous, ERRONEOUS, erroneous information spread rapidly across the nation, पूरे के पूरे नेशन में, and created a stir, ठीक है, तो ये स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, नो एरर, ठीक है, ओके। स्पेलिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमेशा स्पेलिंग ना आप देखेंगे कि ई आई आई ई, ठीक है, इस तरह का, या फिर हम बोले डबल आर डबल ओ, ठीक है, इस तरह की स्पेलिंग एरर ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है आपको, अपोजिट देखना है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे सिंक का अपोजिट देखना है, सिंक मतलब होता है डूब जाना, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सिंक मतलब डूब जाना, तो उसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो फ्लोट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, क्रिएट, परेड, स्ट्रोलिंग, तो ये सब तो नहीं है, सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैरना, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बाकी आप ये चाहे तो ये पूरा पढ़ लें, इसमें ये बोल रहा है कि जो फ्लोट्स, म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रोलिंग फिगर्स, इसमें सिंक का अपोजिट क्या है, तो फ्लोट जो वर्ड है वो सिंक का अपोजिट है, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूब जाना, सिंपल सा वर्ड है, ओके। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें सिलेक्ट करना है आपको, द एंजल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइट्स आर, देखो कॉन्सिक्वेंटली की वजह से, देखिए अगर मैं आपको बट लगा के देती हूँ बट, तो इस वाला सेंटेंस जैसा भी है उसका अपोजिट होगा ये बट, तुमने ऐसा किया बट तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने पढ़ा बट तुम फेल हो गए, तुमने नहीं पढ़ा बट तुम पास हो गए, तो बट का मतलब होता है कि आप यहाँ जो बोल रहे हैं उसका अपोजिट यहाँ बोलेंगे। इसी तरह से अगर मैं एंड से जोड़ती हूँ तो इसका मतलब होता है यहाँ जो बोल रहे हैं और यहाँ जो बोल रहे हैं वो सेम होगा, ठीक है, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो तब हम एंड से जोड़ते हैं। सेम इसी तरह से कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, हमने ऐसा किया इसलिए हमारे साथ अच्छा हुआ, हमने अच्छा किया इसलिए हमारे साथ अच्छा हुआ, मतलब इसलिए परिणाम स्वरूप, इस तरह का मतलब निकलता है। तो द एंगल्स आर इक्वल, जो एंगल्स है वो इक्वल है, इसलिए जो साइड्स है वो भी इक्वल है, ठीक है, एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इसीलिए जो साइड्स हैं वो भी इक्वल है, ये आपको पता होगा कि एंगल, अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। खैर इस पे हमें नहीं जाना, बस इतना सा समझना है कि ये कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या है कि ऐसा है इसलिए ऐसा है, ठीक है, तो दोनों बातें पॉजिटिव होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली होंगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे लगा के दे देती द एंगल्स आर इक्वल बट द स्लाइड्स आर अनइक्वल, सॉरी साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, तो एंगल जो है वो इक्वल है लेकिन साइड्स जो है वो अनइक्वल है, ऐसा हो सकता था, हालांकि मैथ्स में ऐसा नहीं है, बट आप ये कॉन्सिक्वेंटली जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सेम तरह, इसलिए ऐसा है, ठीक है, तुमने पढ़ाई की इसलिए तुम पास हो गए, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इस ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। ईडियम फ्रेजेस में एक दो ईडियम आ ही जाते हैं आपके एसएससी में, तो वो आपको थोड़े से पढ़ने होंगे, तो यहाँ पे लाइक द केक वॉक, ठीक है, लाइक द केक वॉक, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है लाइक द केक वॉक का मतलब इजी टास्क, कोई बहुत ही इजी टास्क है, समझ सकते हो, ठीक है, लाइक अ केक वॉक मतलब बहुत ही इजी टास्क, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है इजी एफर्ट्सलेस टू अचीव, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी काम बहुत इजी, जो अचीव करना बहुत ही इजी हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस कॉम्पिटिशन शुड बी अ केक वॉक, वी आर बाउंड टू विन। ये इतना इजी है तो हमें इसको जीतना ही पड़ेगा, वी आर बाउंड टू विन, ओके। हम बंधे हुए हैं जीतने के लिए, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें 9th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इसको बताना है आपको, ओके। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल फिनिश करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। देखो ये है आपका सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद लगाइए आपने V1 प्लान, फिर आपने लगाया 2 के बाद क्या लगाते हैं V1, 2 प्लस V1, 2 इन्फिनेटिव होता है ना, तो 2 प्लस V1 लगाते हैं, तो परस्यूइंग आएगी या परसू आएगा, परसू। आई प्लान टू परसू, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि परसुइंग। परसुइंग आप 2 के साथ नहीं लगाते, 2 के साथ ING नहीं लगाते, तो आई प्लान टू परस्यू। यहाँ पे आपसे पता है ये क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पे ING दिख रहा है, आप सोचोगे यार यहाँ ING है तो यहाँ भी ING होगा, लेकिन हमें पता है कि ये वर्ब में नहीं लगाया गया है, यहाँ पे 2 प्लस V1 की तरह लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे परसुइंग नहीं आएगा, परस्यू आएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 प्लस V1 आना था, ओके। फिर उसके बाद लॉ लगा हुआ है, नाउन, ओके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम आपको इस वर्ड का बताना है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब कंफ्यूजन का सिनोनिम तो क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, यहाँ पे काफी सारे वर्ड दे रखे हैं, इनका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टैग्नेशन, अच्छा आपने सुना होगा स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन एक इसी तरह का वर्ड होता है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो मतलब बेसिकली स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। स्टैग्नेशन भी ऐसा ही होता है कि जिसमें रुक जाती है चीजें, ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है। स्टैग्नेशन रुक जाना, स्थिरता, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, कंफ्यूजन का स्थिरता से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है पेरुजल, PERUSL, पेरुजल। पेरुजल मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को चेक करना, पढ़ना, अवलोकन करना, इस तरह का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक वर्ड है इंट्रप्रेडिटी, INTRE, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट या इंटरप्रेडिटी, मतलब बेसिकली इंटरप्रेट मतलब होता है साहसी, कोई बहुत ज्यादा जिसमें ताकत हो, साहसी पर्सन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्भर, मतलब बेसिकली निर्भय है कोई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है कॉमोशन, तो यही आपका सही हो जाएगा। कॉमोशन मतलब होता है बहुत ज्यादा एक तरह से हल्ला गुल्ला करना, एक तरह से बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाना, ओके। तो कंफ्यूजन का सिनोनिम ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है, अंडरलाइन सेगमेंट, यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट मैं बता देती हूँ। ये आर गेस्ट अराइव्ड, हमारे गेस्ट आए, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ओके। तो यहाँ पे हमें इस वर्ड का मतलब बताना है, अराइव्ड की जगह क्या आना चाहिए, ओके। ये अंडरलाइन वर्ड है, आर गेस्ट अराइव्ड, आर गेस्ट ये प्लूरल है, ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया, ये प्लूरल है, ओके, गेस्ट है। दे आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। तो देखिए शैल अराइव, आएंगे, शैल अराइव, विल शैल के साथ V1, तो मतलब फ्यूचर में हो जाएगा। तो हमारे गेस्ट जो है वो गार्डन में बैठे हुए हैं, क्या वो आएंगे? नहीं, गार्डन में बैठे हुए हैं मतलब आ चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं। माइट अराइव, आ सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। आर अराइविंग, आ रहे हैं, वो गार्डन में बैठे हुए हैं तो आ कैसे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो फिर गलत हो गया। हैव अराइव्ड, वो आ चुके हैं, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। आर गेस्ट आर अराइव्ड, हमारे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। तो कहा गया, सॉरी, हैव अराइव्ड, आर गेस्ट हैव अराइव्ड, सॉरी, एक बार और मैं बोल देती हूँ, हमारे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं, आर गेस्ट हैव अराइव्ड, ठीक है, आ चुके हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, परफेक्ट में लिखते हो, आर गेस्ट हैव, गेस्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ हैव प्लस V3 आएगा, ठीक है, हैव प्लस V3, ठीक है, है प्लस V3 में, तो जब ये प्लूरल है तो हैव आएगा प्लस V3, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हुए हैं, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन split
इनटू 4 सेगमेंट्स में दे रखा है, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। ठीक है, इसको करिए जरा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है, अर्थक्वेक के दौरान इट इज एडवाइज, ये एडवाइस दी जाती है, टू टेक 2 + V1 है कि करना चाहिए, टू टेक कवर अबव द टेबल टू सेव योर लाइफ, टू सेव योर लाइफ, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज एडवाइज, ये एडवाइस दी जाती है, इट इज प्लस V3, ठीक है, इट इज एडवाइस, ये एडवाइस दी जाती है कि टू टेक कवर करना चाहिए अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ, टू सेव योर लाइफ, आपकी लाइफ को सेव करने के लिए आपको अर्थक्वेक के दौरान ये एडवाइस दी जाती है कि आप टेबल के ऊपर आप बैठ जाए या टेबल के नीचे, ठीक है, अबव अ टेबल या अंडर अ टेबल। तो अंडर अ टेबल आता है, ना कि अबव अ टेबल, ठीक है। तो आप टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, टेबल के अंडर, मतलब नीचे बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अबव अ टेबल गलत हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता है कि अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, टेबल के अंदर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे उसके, ना कि उसके ऊपर। ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर आपके ऊपर आके छत गिर जाएगी, इसलिए आपको टेबल के नीचे बैठना है। ओके ओके। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैंने आपको बताया था कि बहुत यही कंफ्यूजन ज़्यादा दे दी जाती है कि आई है, ई आई है, या आपका डबल आई दे दिया, या फिर डबल आर दे दिया, डबल ओ दे दिया, इस तरह का। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा इनकरेक्ट है, तो हीस्ट इनकरेक्ट है, HEIST होता है, HEIST, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि आपको स्पेलिंग पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, तो इसीलिए कुछ स्पेलिंग्स आपको याद करनी होंगी। तो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होती जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो बाकी देखिए, फाइनरी, FINERY, फाइनरी, ठीक है। तो फाइनरी बेसिकली होता है कि हम किसी चीज को सजा धजा के बात करते हैं, तो फाइनरी, दैट इज फाइनरी, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये है। बाकी एक वर्ड है इसमें, क्रिंज, CRINGE, क्रिंज। क्रिंज का मतलब क्या होता है कि आप किसी को एक तरह से झुक के जब हम प्रणाम करते हैं तो उसको क्रिंज बोला जाता है। इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जैसे किसी की चापलूसी करना इज ऑल्सो क्रिंज, ठीक है। डिफर, ठीक है, डिफर का मतलब होता है आप टाल रहे हो किसी चीज को, अवॉइड कर रहे हो, दैट इज डिफर, ठीक है। ओके, अवॉइड करना। नेक्स्ट है, इस इडियम का मतलब बताना, ऑल आइज। अब देखिए यहाँ पे सारे सेम सेम से ही लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल आइज, वॉचिंग विथ एंगर, गुस्से में देखना, वॉचिंग ईगरली, ठीक है, वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट, तो ये तो नहीं होगा। देखो, ऑल आइज वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट, जब मेरी सारी आंखें तुम पे ही गड़ी हुई हैं तो नो इंटरेस्ट के साथ देखना तो नहीं होगा। नॉट वॉचिंग एट ऑल, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है। इन दोनों में से भी अगर हमें पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, वॉचिंग ईगरली, हम बहुत ईगरली देख रहे हैं, वॉचिंग ईगरली, तो बी ऑप्शन आपका सही है। इडियम्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है, इनका कई बार लिटरल मीनिंग नहीं भी हो तो भी हमें दिक्कत कर जाते हैं, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। ओके, he was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find it. Okay, he was looking, वो देख रहा था, okay, he was looking into his book, वो उसकी बुक में देख रहा था, for last 2 hour, 2 hours से, ठीक है, but couldn't find it, नहीं ढूंढ पाया इसको। किसको नहीं ढूंढ पाया, बुक को नहीं ढूंढ पाया, it couldn't find it, ये it किसके लिए यूज किया है, इस बुक को नहीं ढूंढ पाया। बुक में देख रहा था, बुक को नहीं ढूंढ पाया, क्या ऐसा होगा, या बुक को ही ढूंढ रहा था, वो उसको ही नहीं ढूंढ पाया, बुक को ढूंढ रहा था। ही वॉज लुकिंग इनटू नहीं आएगा, हिज बुक फॉर लास्ट आवर्स, वो उसकी बुक को ढूंढ रहा था 2 आवर्स से, बट उसको ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। तो लुकिंग डाउन, ये तो नहीं होगा। लुकिंग एवव, उसके ऊपर देख रहा था, नहीं। लुकिंग फॉर, लुकिंग आफ्टर, अच्छा, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, लाइक आप अपने बच्चों की देखभाल करना, ठीक है, आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, या जो पपी वगैरह होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर। लुकिंग फॉर, उसको ढूंढ रहा था, बुक को ढूंढ रहा था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लुकिंग फॉर हिज बुक, ठीक है। तो बुक को ढूंढ रहा था बट उसको मिली नहीं वो, ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग फॉर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज लीडरशिप, राम को प्रेज किया गया उसकी लीडरशिप के लिए, ठीक है, उसकी लीडरशिप के लिए। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे देखना है,
his leadership, his imaginary leadership, his visionary leadership, his magical leadership and his broad leadership. ठीक है, imaginary leadership तो नहीं होगी, हमने उस imaginary leadership के लिए प्रेज क्यों करेगा कोई, ठीक है, जो एक्चुअल में है ही नहीं. विजनरी, जिसका विजन है कुछ, हाँ ये हो सकता है. मैजिकल लीडरशिप ये भी नहीं होगी, ठीक है, एक बिल्कुल मैजिकल इस तरह से सोचा ही नहीं था वैसी लीडरशिप कर दी उसने. ब्रॉड बड़ी लीडरशिप नहीं. विजनरी लीडरशिप, आप जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन से कुछ, तो उनकी विजनरी लीडरशिप. तो राम को प्रेज किया गया फॉर हिज विजनरी लीडरशिप. यहाँ पे शायद बीच में फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए था. तो विजनरी लीडरशिप के लिए उसको वहां पे प्रेज किया गया. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन वर्ड है, उसको आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है. ठीक है, मैं बता देती हूँ कौन सा अंडरलाइन वर्ड है. पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर. इस स्मोकिंग को रिड्यूस करने का एडवाइस किया गया उसके फैमिली डॉक्टर के द्वारा. पिंटू हैड बीन एडवाइज, पिंटू को एडवाइस किया गया. टू रिड्यूस करने के लिए, स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करता है उसको कम कर दे, ठीक है, बाय हिज फैमिली डॉक्टर, उसके फैमिली डॉक्टर के द्वारा. ये कौन सा टेंस है, पैसिव है, एक्टिव है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए. देखो बेसिकली क्या है, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन इसमें क्या गलत है, उसमें ये जो रिड्यूस वर्ड है ना, उसकी जगह से मोर अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है. हम कुछ चीजों के साथ फिक्स्ड होता है, जैसे रिड्यूस हम किसी चीज की कमी को बताते हैं, यहाँ पे भी कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग में कमी करना इज नॉट रिड्यूस, उसको रिड्यूस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं, अप डाउन. अप डाउन तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये तो गलत होगा. लोअर डाउन, उसको कम कर दिया जाए, लोअर डाउन भी नहीं, लेस डाउन ये भी नहीं, ये पढ़ने में अलग लग रहे हैं. बट यहाँ पे क्या होगा, कट डाउन. जो स्मोक करता है, स्मोकिंग की जो आदत है उसको कट डाउन करे, थोड़ा कम कर दे. 15 पीता है तो 5 पिए, ठीक है, लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे कट डाउन आंसर सही होगा. ओके, कटौती कर दे उसमें. ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ये जो रिबेलियन है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है. रिबेलियन मतलब क्या होता है, रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह. आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता भी होगा, रिबेलियन मतलब विद्रोह. अपराइजिंग मतलब भी वही होता है. लॉयल्टी, हम किसी के लिए बहुत लॉयल हैं, ठीक है, तो क्या हम उससे रिबेलियन करेंगे, मतलब हम उससे विद्रोह करेंगे, तो नहीं, ये तो एंटोनिम लग रहा है इसका. ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं. सेडिशन मतलब भी वही होता है, विद्रोह, राजद्रोह, विद्रोह, इस तरह का सेडिशन. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेडिशन चार्जेस वगैरह, सेडिशन एक्ट वगैरह आया था, काफी कुछ हुआ. अलॉटमेंट ये तो अलग ही हो गया, तो यहाँ पे लॉयल्टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि एंटोनिम पूछा था. ठीक है, सिनोनिम तो 2 दे रखे हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट एंटोनिम बताना है इसका, हॉस्पिटैलिटी. आप कहीं जाते हो, किसी होटल वगैरह में रुकते हो, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा आपकी केयर की जाती है. केयर नहीं, एक तरह से आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है, हॉस्पिटैलिटी की जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी. ओके, कंप्लेंट करते हैं, आपने से कंप्लेन की, तो ये तो अलग लग रहा है. कॉर्डियल मतलब आपके साथ भाईचारे से रहना, कॉर्डियल बिहेव करना, बहुत अच्छा सा बिहेव करना, ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो गया. कोल्डनेस, आप कहीं गए और आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, दैट इज हॉस्पिटैलिटी. आपका कोई स्वागत नहीं किया गया, बहुत रूखा सा बिहेव, बहुत कोल्डनेस सी दिखाई किसी ने कि हाँ ठीक है, आ जाओ, और आपसे बात भी नहीं की और ऐसे ही चले गए, दैट इज अपोजिट, तो कोल्डनेस. ठीक है, व्रेथफुल मतलब क्या होता है, मतलब खराब एक तरह से, व्रेथफुल, ठीक है, गुस्से से भरा हुआ, गुस्सा कर दिया आप पे, ठीक है, तो वो भी नहीं, गुस्सा भी नहीं किया है. हॉस्पिटैलिटी मतलब अच्छे से आपकी आपको वेलकम करना, और कोल्डनेस बिल्कुल कुछ भी वेलकम ना करना. ठीक है, ओके. सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है. एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ यूज होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए. एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या क्या कहाँ पे यूज होता है. देखो पहले तो हम देख लेते हैं, ही डन हिज वर्क रेगुलरली. अच्छा, वो अपना वर्क करता है रेगुलरली, डन हिज वर्क. देखियो, जब रेगुलरली इस तरह के वर्ड आते हैं, वो आपके क्या है, जैसे कि मैं डेली वहां जाता हूँ, मैं रेगुलरली वहां जाता हूँ, तो जाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में आप ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये तो गलत ही है, सेंटेंस ही गलत है. ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, उसने जस्ट किया उसका काम. ओके, ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो करता है उसका काम केयरफुली, यही आंसर होगा. केयरफुली अपना वर्क करता है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही डज हिज वर्क. फिर उसके लिए आपने एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया कि कैसे करता है, केयरफुली करता है. ही डज हिज वर्क, वो उसका काम करता है कैसे,
केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया है। कैसे करता है वर्क? केयरफुली करता है। ही डज हिज वर्क केयरफुली। ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, तो ये तो कोई इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली रेगुलरली आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ठीक है, तो ये तो गलत था, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, फिर इसके आंसर्स देने हैं। पहले इसको पढ़िए, फिर उसके बाद इसके आंसर्स दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते आपको कर लेना है। डिजिटल इंडिया कैन बी अ प्राइम behind making a reality of government promise to minimum government maximum governance, ठीक है। डिजिटल इंडिया कैन बी अ प्राइम, प्राइम रीजन, प्राइम क्या है, प्राइम इम्पैक्ट, प्राइम माइट, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम इम्पैक्ट है, डिजिटल इंडिया इम्पैक्ट है, माइट तो आएगा नहीं, ठीक है, मे माइट, ये प्राइम के बाद माइट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो नहीं आएगा। फैक्टर है, ये फैक्टर्स, डिजिटल इंडिया एक है तो फैक्टर है। डिजिटल इंडिया कैन बी अ प्राइम फैक्टर behind making a reality of government's promise to minimize government and maximize governance, ठीक है, तो प्राइम क्या है, फैक्टर है, ठीक है। सच a transformation requires technology to be firmly into government, इस तरह की टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या जाएगा आपका, प्राइम फैक्टर आता, लेकिन यहाँ फैक्टर है, ये तो आएगा नहीं, माइट तो आएगा नहीं, इम्पैक्ट आएगा नहीं, प्राइम फोर्स, फिर फोर्स आना चाहिए, ये फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फोर्स है, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फैक्टर मैं एस लगाऊ इसलिए नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लूरल हो गया, प्राइम फैक्टर, ओके, इसलिए फैक्टर नहीं आया तो फोर्स आएगा, ओके, प्राइम फोर्स बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस of minimum government maximum governance, ठीक है। such a transformation requires technology to be firmly into government, such a transformation, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, such a transformation, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को जरूरत है, requires technology to be firmly into government, to be firmly into government, to be firmly inserted into government, embedded into government, planted या stuck तो नहीं होगा, उसमें stuck हो जाए, नहीं, planted भी नहीं होगा, इंसर्टेड या एम्बेडेड, इस तरह की टेक्नोलॉजी एम्बेड करनी है, एम्बेडेड, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, एम्बेडेड इनटू द गवर्नमेंट, ठीक है, एम्बेडेड इनटू, फॉर्मली एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखो फिर आ गया एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, तो इससे भी आप समझ सकते थे कि बी ऑप्शन में एम्बेडेड आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट dash will do three things, embedding technology into government will do three things, तीन चीजें करेगी, transform the government and make it more transparent and effective, ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, थर्ड वाले में क्या होगा, ठीक है, तो 22 का आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23, ओके, तो यहाँ पे into government ऑफिसेस, गवर्नमेंट डिटेल्स, डिटेल्स तो होगा नहीं, देखो समझ ही आ रहा है डिटेल्स नहीं होगा, गवर्नमेंट डिटेल्स, गवर्नमेंट हायरार्कीज भी नहीं होगा, ऑफिसेस या प्रोसेसेस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेसेस विल डू थ्री थिंग्स, तीन चीजें होंगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, पहली चीज तो इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बना देगा, एंड दूसरी चीज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड नाउन है, ठीक है, तो इसके पहले कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, पिरामिड, एंड मेक आर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, और हमारी इकोनॉमी को ज्यादा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बना देगा, तो ये तो समझ आ गया प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम जाते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, ठीक है, प्रोवर्बियल पिरामिड, हाइपोथेटिकल पिरामिड, ये तो नहीं होगा, हाइपोथेटिकल तो नहीं समझ आ रहा, क्लासिफाइड, ठीक है, और मिथिकल, मिथिकल भी नहीं होगा, प्रोवर्बियल, हाइपोथेटिकल एंड क्लासिफाइड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मतलब बता देती हूँ, देखिए एक है आपका ये प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल का मतलब होता है कहना, ठीक है, बेसिकली कहावत एक तरह से, ठीक है, लौकिक, तो मिथिकल तो वो मिथ हो गया, ठीक है, हाइपोथेटिकल इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवर्बियल, ठीक है, प्रोवर्बियल मतलब बेसिकली कहना, ठीक है, कहावती, एक तरह से आप बोल सकते हैं लौकिक, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ के देखिए,
more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the proverbial pyramid, and make our economy more efficient एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब बेसिकली जो सबसे ज्यादा पुअर है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो गरीबी रेखा में या सबसे ज्यादा, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड मेक आर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, और हमारी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव होगी, ठीक है। और 2014 देखिए, अब फिफ्थ वाला 15 सॉरी 25 वाला जो लास्ट फिफ्थ है वो देख लेते हैं। ऑफ द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 2014 MCSNE Global Institute report predicts that the large scale of technology, large scale यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह का कुछ आना चाहिए, ठीक है। लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका कुछ यूज वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विथ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। लार्ज स्केल एंटिसिपेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लार्ज स्केल मॉनिटरिंग, इनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनहेंसमेंट या एडेप्टेशन, ठीक है। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एंटी इनहेंसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब होता है उसके अनुकूल, अडेप्ट कर लेना, अनुकूल, हम उसके अनुकूल ढल जाते हैं, तो बेसिकली वही है लार्ज स्केल एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको अपना लेना बेसिकली। एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इससे इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि ज़्यादातर एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग वगैरह, तो इकोनॉमी के काफ़ी सारे, हम इकोनॉमी के देखते हैं कि जो करंट में अफेयर्स में जो चलते रहते हैं इकोनॉमी के, जो आपका द हिंदू या किसी में भी आप पैसेज देखिए, उस पैसेज का कुछ पार्ट दे दिया जाता है। तो ये भी करंट का ही पार्ट था जिसको इन्होंने ये पैसेज को दे दिया एग्जाम में। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ ये होती है कि किस वर्ड के साथ क्या वर्ड आपको लगाना है, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो जैसे जैसे आप करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस की इंग्लिश की। आपके कितने सही हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। 25 में से आपके कितने सही हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको कुछ डाउट है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।